इसको भाई ट्रांसफार्मर टॉपिक चल रहा था भाई। इसके बारे में बात कर लेती, मैक्सिमम के बारे में बात कर लेती। ठीक है, और कल अपने क्या कर रहे थे, लॉसेस के बारे में बात कर रहे थे, छुट्टियां। ठीक है, इसको तो थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कल वो आपको डिलीट हो जाएगा। अपने को क्या करना, छुट्टियां पढ़ लेते हैं, ट्रांसफार्मर की छुट्टियां या लॉसेस। कल मैंने बात की थी, जो ट्रांसफार्मर अपने लॉसेस को यूज करते हैं ना, वो कितने प्रकार के लॉस काम आते हैं, 3 प्रकार के लॉस होते हैं। और कौन से होते हैं? एक तो होता आपके पास यहाँ पे लोहा क्षति, क्या होती है? एक तो लोहा क्षति होती है, 2 नंबर होती है तांबा क्षति, और 3 नंबर अपने जो नॉर्मली यूज करते हैं उसको 3 प्रकार के यूज किया जाता है, या करते हैं यांत्रिक क्षति। कोई भी मशीन है उसमें 3 प्रकार के लॉसेस मेंटेन करेगा, पर जो ट्रांसफार्मर है उसमें ये जो लॉसेस है ना, ये वाला लॉस ये होता नहीं, इस लॉस का मान करना होता है 0। क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर अपने पास एक स्थैतिक उपकरण है, इसमें कोई घूमने वाला पार्ट नहीं है, और जहां पे घूमने वाला पार्ट नहीं होगा वहां पे मैकेनिकल लॉस नहीं होता है। मैकेनिकल लॉस का मतलब यांत्रिक स्थिति वहां पे नहीं होती है, और यांत्रिक स्थिति का मान कितना होता है? 0 होता है। लोहा स्थिति किस भाग में होती है, तांबा स्थिति किस भाग में होती है? समझ में आ गई बात? देखो आपके पास ये जो लोहा स्थिति है ना, इसको अपने आयरन लॉस भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? इसको स्थिर स्थिति भी कहा जाता है। क्या कहते हो? इसको स्थिर स्थिति भी कहते हो, या इसको क्या कहते हो आप? और क्या कह सकते हो इसको? और एक इसको कह सकते हो नो लोड लॉस, यानी शून्य भार क्षति के नाम से भी जाना जाता है। यानी शून्य लोड पे कौन सा लॉस ज्ञात किया जाता है, तो वो आयरन लॉस को ही ज्ञात करते हैं। ठीक है, और इसको जो लिखने का प्रतीक होता है उसको किससे लिखा जाता है? उससे लिखते हैं अपने WI से साइन किया जाता है। समझ में आ गई मेरी बात? दूसरी बात कौन सी आती है? तांबा क्षति। इसको अपने क्या बोलते हैं? अस्थिर स्थिति कहते हैं। क्या बोलते हो? यानी ये जो होती है ना, ये लोड के साथ बदलता रहता है, जैसे लोड चेंज होगा लोड के साथ ये लॉस भी क्या होता है? बदलता है। उसके साथ इसको क्या बोल सकते हो आप? इसे फुल लोड लॉस भी कहा जाता है। ये फुल लोड के ऊपर ये लॉस ज्ञात किया जाता है, इसको साइन किससे किया जाता है? अपने WC से साइन करते हैं, ओवर लॉस। समझ में आ गई मेरी बात? अब देखो आपके पास ये मैकेनिकल लॉस है ना, ये वाला लॉस ये तो होता ही नहीं, इसका मान तो क्या है? 0 है, इसको ऊपर मेंटेन ही नहीं कर सकते। ये 2 प्रकार के लॉस आप यूज करते हो, दोनों का जो योग होता है वो क्या कहलाता है? इसका टोटल लॉस कहलाता है। टोटल लॉस आएगा तो किसके बराबर होगा? आयरन लॉस और कॉपर लॉस का क्या होगा? योग होगा। अब देखो ये जो आयरन लॉस है ना, ये आयरन लॉस, ये मेरे पास कोई भी ट्रांसफार्मर है, मान लिया आप एक ट्रांसफार्मर को यूज कर रहे हो, और ये ट्रांसफार्मर की क्या होती है जी? कोर है, मान लिया। ठीक है, और कोर पे मैंने किसको लपेट दिया गया है? वाइंडिंग को लपेट दिया है। ऐसे आपने यहाँ पे आपने सप्लाई दे दी मान लीजिए इसको, और यहाँ पे आपने क्या डाल दिया जी? लोड डाल दिया। इस प्रकार से तो देखो आयरन लॉस होगा ना, वो ट्रांसफार्मर की किस भाग में होता है? इस भाग में होता है। ये दोस्तों यहाँ पे होता है, और ये कहाँ पे होता है? इस भाग में होता है। ये कहाँ पे होता है? वाइंडिंग में। प्राइमरी में भी होता है, किसमें होता है? सेकेंडरी में। समझ में आ गई मेरी बात? आयरन लॉस कहाँ पे होता है? ट्रांसफार्मर की कोर के अंदर होता है। ये चीज का ध्यान रखना, कहाँ पे होता है? ट्रांसफार्मर की कोर में होता है। ये चीज का ध्यान लेना। और जो कॉपर लॉस होता है ये कहाँ पे होता है? ये होता है ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के अंदर, जिसको अपने क्या बोल सकते हो जी? आप कह सकते हो वेस्टर्न बोल सकते हो, या क्या बोल सकते हो आप? वाइंडिंग कह सकते हो। अब देखो जो आयरन लॉस है उसकी बात करूंगा, और तो कॉपर लॉस होता है ना, ये जो कॉपर लॉस होता है ये किस पे डिपेंड करता है? ये करता है I² × R पे डिपेंड करता है। इस धारा के वजन की क्या होता है? ये
समानुपाती होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये दो प्रकार के लॉस अपने यूज करते हैं, एक तो लोहा स्थिति आती है, कौन सी आती है, तांबा स्थिति आती है। लोहा स्थिति कैसे होती है, किस प्रकार इसको मेंटेन किया जाता है और ये क्यों होती है उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी, लोहा स्थिति, किसकी बात करेंगे, लोहा स्थिति। अब देखो लोहा स्थिति होने का कारण क्या है। पहली बात, आपके पास लोहा स्थिति होती है वो दो टाइप से यूज की जाती है, दो प्रकार से होती है। एक तो कौन सा होता है इसका, एक तो होता है इसकी स्थलीय क्षति, क्या होती है, स्थलीय क्षति। एक क्या होती है इसकी, एक होती है भंवर धारा क्षति। यानी आपको ये भी पूछ सकता है स्थैतिक क्षति कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक तो कौन सी होती है, स्थलीय क्षति, एक कौन सी होती है आपकी भंवर धारा क्षति। इसको अपने क्या बोलते हैं, अपने स्टेसिस कहते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, अपने एंटीनेट क्षति भी कहा जाता है। समझ में आ गई मेरी बात। इसको जो लिखने का प्रतीक होता है वो होता है W, H से साइन किया जाता है, और इसको तो साइन करके चलते वो W E से साइन किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो स्थलीय क्षति किसके कारण से होती है। पहली बात, ये भी कोर के अंदर होती है, ये भी कोर के अंदर होती है। ये किसके कारण से होती है, आपके पास यहाँ पे जो मैग्नेट बनता है ना, चुंबक बनता है, वो क्या बनता है, ऐसे प्रकार का मैग्नेट बनता है, क्योंकि सप्लाई कौन सी आ रही है, ऐसी। अगर सप्लाई मेरे पास डीसी होती ना तो वो ज्यादा नहीं कर पाता। डी सप्लाई में स्थिति का मान जो मेंटेन होता है ना वो एक बार ही होता है, उसके बाद वो कहता है बार बार तो वहां पे नहीं होता। इसलिए सिंपल बात करता हूँ, ये स्थिति किसके कारण से हो रही है, सप्लाई आप यहाँ पे कौन सी दे रहे हो, एसी सप्लाई के साथ इसको जोड़ रहे हो, और जब आप इसको एसी सप्लाई के साथ जोड़ते हो तो ये क्या होती है, स्टेसिस स्थिति होती है। और उसका कारण क्या है, उसका कारण है कि आपके पास जो मैग्नेट हो रहा है वो रिवर्सिबल मैग्नेट है। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, बदलता हुआ मैग्नेट, यानी बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। आपके पास रिवर्सिबल मैग्नेट बन रहा है, यानी बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, बार बार चेंजिंग आ रही है। रिवर्सिबल का मतलब बदलना, या चुंबकीय क्षेत्र बनता है बार बार, उसका मान बार बार क्या होगा, चेंज होता है। उसके कारण से क्या होता है, स्टेसिस स्थिति होती है। और ये किसके कारण से होती है, भंवर धारा क्षति। ये होती है माइकल फैराडे के नियम से। किसके नियम से होती है, माइकल फैराडे के नियम से। उसके कारण से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कोर के अंदर पैदा हो जाता है, उसके कारण से मेंटेन करके चलता है। तो वही बात है, स्थलीय क्षति होती है, भंवर धारा क्षति। आपको पहले प्रश्न में बात ये भी पूछ सकता है कि आपके पास जो स्टेसिस स्थिति होती है वो किस कारण से होती है। सप्लाई मेरे पास यहाँ पे रिवर्सिबल मैग्नेट है, रिवर्सिबल का मतलब होता है बदलता हुआ चुंबक बढ़ता है यहाँ पे, उसके कारण स्थलीय स्थिति होती है। और ये भंवर धारा स्थिति क्यों होती है, वो भंवर धारा माइकल फैराडे के नियम से यहाँ पे पैदा होती है, क्योंकि माइकल फैराडे का यहाँ पे नियम लागू होता है, कोर के अंदर क्या पैदा होती है, हीट पैदा हो जाती है। और आपकी क्या होती है, गर्म होती है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि वहां पे माइकल फैराडे का आपका नियम लागू होगा। और जब आपका माइकल फैराडे का नियम यहाँ पे लागू होता है उस समय आपके पास एंटीनेट स्थिति लागू होती है, ठीक है। उसमें सबसे पहले अपनी बात किसकी करेंगे, स्थलीय स्थिति की बात करूंगा। पीछे बड़ा बंद करो। एक नंबर जो अपने यहाँ पे बात करें उसको बोलेंगे स्थलीय क्षति। स्थलीय स्थलीय क्षति, जिसको अपने क्या बोलते हैं जी, स्टेसिस क्षति बोलते हैं। रीजन क्या, कैसे हो रही है, तो मैंने भी बात की किसके कारण से होती है, रिवर्सिबल मैग्नेट के कारण से। क्या रिवर्सिबल का मतलब बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बनता है, यानी बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र के कारण से यहां पे लिख सकते हो बदलता हुआ चुंबक, या आप लिख सकते हो रिवर्सिबल मैग्नेट के कारण ये स्थिति होती है। समझ में आ गई बात क्यों होती है, रीजन देखो आराम से पढ़ के बात करेंगे। आपके पास कोई भी कोर को यूज कर रहा हो, ये ट्रांसफार्मर आपके पास,
और ये ट्रांसफार्मर की क्या यूज कर रहे हो, कोर। क्योंकि ये लॉस जो होगा वो कौन सा लॉस, आपका आयरन लॉस है। कौन सा लॉस है जी, आयरन लॉस। और आयरन लॉस होता है कहां पे, तो ट्रांसफार्मर की सभी को पता है कोर के अंदर होता है। किसमें होता है, कोर में। अब इसकी कोर के ऊपर मैंने वाइंडिंग को लपेट दिया है यहां पे इस प्रकार से। ठीक है, और यहां पे इसके एक साइड पे वाइंडिंग को ऐसे लपेट दिया। एक और कौन सी लपेट लोगे आप, इसकी साइड, एक और कौन सी लपेट लोगे, एलबी साइड। यहां पे आपने क्या डाल दिया जी, आयरन उसके अंदर तो आपने क्या रखेंगे, यहां पे इसको ऊपर रखेंगे, इसके अंदर वाइंडिंग को क्या रखेंगे, ऊपर रखा जाता है। देखो यहां पे मैंने इसको सप्लाई दी, यहां पे इसको फेस दे दिया, न्यूट्रल दे दिया, यहां पे इसने आपने दिया ब्रेकर। समझ में आती है मेरी बात। इसके अंदर क्या पैदा हुआ, E1, इसमें क्या पैदा हुआ, A2, यहां पे क्या मिला, बेस। यहां पे धारा फ्लो हुई, क्या हुई, धारा। उस धारा को क्या बोलते हैं, आई नोड। आई 0 से लिखा जाता है, इसको आई नोड कहा जाता है। समझ में आ गई मेरी बात। पहली बात, जब ट्रांसफार्मर अपना क्या शून्य लोड है, क्योंकि आयरन लॉस को ज्ञात किया जाता है वो शून्य लोड पे ज्ञात किया जाता है। और शून्य लोड पे आयरन लॉस की वैल्यू को क्यों ज्ञात किया जाता है, फुल लोड हो चाहे शून्य लोड हो, आयरन लॉस का मान फिक्स रहता है। आयरन लॉस बदलता नहीं। पहली बात तो ये आयरन लॉस क्या है, एक स्थिर स्थिति है, उसका मान लोड के साथ बदलता नहीं। क्यों नहीं बदलता, उसकी बात करेंगे। अब देखो यहां पे जैसे आपने इसको सप्लाई के साथ जोड़ा, किसके साथ जोड़ा, सप्लाई के साथ आपने जैसे इसको जोड़ा है, तो यहां पे क्या बढ़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। ऐसे जो कोर के माध्यम से घूमता हुआ प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों को क्या करता है, काटता है ऐसे। जिसको अपने किससे साइन किया था, आपने साइन किया था फाई से, मैग्नेटिक फ्लक्स है। जिसको अपने ये भी बोला था ये उपरिष्ठ चुंबकीय फ्लक्स है। क्या है, उपरिष्ठ चुंबकीय फ्लक्स। बात समझ में आ गई सभी। अब जैसे ये काट रहा है तो मेरे को पता है इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा हुआ, I2, इसमें E1 पैदा हुआ, वहां पे मेरे को B2 मिला, बात आपकी कंप्लीट हो गई थी। उस कंडीशन में क्या था, ट्रांसफार्मर आपका शून्य लोड था ना, तो आपके पास आई नोड का मान था। किसका मान था जी, आई नोड का मान। वो पूर्ण लोड का 2 से कितना होता है, 2 से 5% ही होता है। 2 से 5%। कहना क्या चाहता है कि एक ट्रांसफार्मर को जब शून्य लोड रखा जाता है तो पूर्ण लोड का 2 से 5% करंट ही लेता है। और वो करंट क्या काम करता है, बताओ, वो करंट क्या करता है काम, वो करंट क्या करता है, इस कोर को क्या करता है, मैग्नेटाइजिंग करता है। क्या करता है, कोर को मैग्नेटाइजिंग करता हुआ आयरन लॉस की क्या करता है, पूर्ति कर देता है। समझ में आ गई, कोर को मैग्नेटाइजिंग करना और आयरन लॉस की क्या करना है, पूर्ति करना है। समझ में आ गई बात में बात। अब ये 2 से 5% करंट इसमें फ्लो हो गया। फ्लो होने के बाद मेरे पास एक कंडीशन आई है यहाँ पे कि जैसे मैंने इसमें ये करंट फ्लो किया ना, तो इसके अंदर क्या बढ़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता है। कोर क्या होती है, चुंबकित होती है। कोर क्या होती है, कोर चुंबकित होती है। परंतु यहाँ पे सप्लाई कौन सी आ रही है आपके पास, यहाँ पे जो सप्लाई का सोर्स है वो आपके पास एसी का है। ये सप्लाई का सोर्स आपने सप्लाई में दे रखा है, यानी क्या दे रखा है, इनपुट में आपने दे रखा है साइन में। क्या दे रखी है, साइन। तो समय के साथ अपना मान क्या हो रही है, बदल रही है। अब क्या होगा, सिंपल मैं बात समझाऊंगा आपको। तो क्या होगा, जैसे मेरे पास एक कोई भी कुंडली हो, ये कुंडली है, आराम से बोर्ड पे देखना। इसके अंदर मैंने यहाँ पे पॉजिटिव दिया, यहाँ पे दिया नेगेटिव, यहाँ पे इस डायरेक्शन में करंट को क्या किया, मैंने फ्लो किया। क्या जैसे धारा फ्लो हुई तो कोबा आपकी जो कुंडली है वो क्या हो रही है, चुंबकित हो रही है। उसी प्रकार से जब आपने यहाँ पे धारा का फ्लो किया ना, तो ये जो कोर है वो भी क्या हो रही है, चुंबकित हो रही है। जैसी कोर आपकी चुंबकित हुई, आपकी चुंबकित होने के बाद आपने बाद में क्या किया, इसमें यहाँ पे स्विच लगा था, तो स्विच को आपने क्या कर दिया, बाद में ऑफ कर दिया। क्या कर दिया, जैसे आपने स्विच को ऑफ किया, धारा का मान क्या हुआ, 0। परंतु धारा का मान 0 होने के कारण से जो चुंबकीय फ्लक्स है वो 0 नहीं होता, इसलिए चुंबकीय फ्लक्स बच जाता है। उसको क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं,
अवशिष्ट चुंबकत्व इसमें क्या रह जाता है, शेष रह जाता है। समझ में आ गई मेरी बात। अब क्या होगा, अगली कंडीशन में मैंने यहाँ पे जो धारा फ्लो होगी ना उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, जहां पे पॉजिटिव दिया वहां पे क्या दे दिया, और नेगेटिव दिया वहां पे क्या दे दिया, पॉजिटिव। फिर मैंने स्विच को ऑन किया तो क्या होगा, सबसे पहले ये जो धारा की डायरेक्शन जो विपरीत डायरेक्शन है वो क्या करेगी, उस अवशिष्ट चुंबकत्व को पहले क्या करेगी, खत्म करेगी। उसे खत्म करने के लिए उसको एक बल लगाना पड़ता है, उसको बोलते हैं निग्रह बल। और जो बल लगाएंगे उसके कारण से अवशिष्ट चुंबकत्व पहले खत्म होगा, खत्म होने के बाद कुंडली पुनः क्या होगी, चुंबकित होगी। उस समय जो आपकी एनर्जी लॉस होती है वही क्या कहलाता है, आपका हिस्टैरिसीस कहलाता है। यानी सिंपल बात थी कि मैं कहता हूं धारा की डायरेक्शन चेंज क्यों हो रही, धारा की डायरेक्शन अपने आप चेंज हो रही है, पहले प्लस में दे रही है, क्या हो जाएगी माइनस में, क्योंकि ऐसे में धारा की डायरेक्शन बार बार क्या होगी, चेंज होगी। क्योंकि मैंने ये फिर लिखा है कि आपके पास रिवर्सिबल मैग्नेट है, रिवर्सिबल का मतलब बदलता हुआ चुंबक है। क्यों, क्योंकि सप्लाई कौन सी आ रही है, एसी, और एसी सप्लाई के साथ जो मैग्नेट होता है वो क्या हो, बदलता हुआ मैग्नेट है। उसके कारण से बार बार कोर चुंबकित होगी, बीच चुंबकित होगी, चुंबकित होगी, बीच चुंबकित होगी। यानी आपकी कोर क्या हो रही है, कोर पहले क्या हुई थी, ये हुई है चुंबकित, बाद में क्या हुई है, फिर ये कोर चुंबकित है, आपने इसको क्या किया, फिर आपने बीच चुंबकित किया। करना पड़ेगा, हो जाएगा अपने आप। क्यों कि धारा की डायरेक्शन बार बार क्या होगी, चुंबकित। यानी मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग करने में जो पावर क्षति होती है, क्या होता है, जो पावर लॉस होता है वही आपका क्या कहलाता है जी, वही कहलाता है आपका हिस्टैरिसीस क्षति कहलाता है। समझ में आ गई मेरी बात। वही आपने बीएस बकर में भी पढ़ा है, मैंने बीएस बकर आपको करवाया। जैसे सिंपल मैं बात करूं, अगर इसके बीएस बकर की मैं बात करूं, थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। यहाँ पे निग्रह बल को आप इससे साइन करते हो, बी आपका फ्लक्स घनत्व होता है, बी प्लस होता है यहाँ पे, एच यहाँ पे प्लस होता है, बी यहाँ पे क्या होता है, माइनस होता है, एच यहाँ पे क्या होता है जी, माइनस होता है। अब देखो मैंने इसके अंदर ये साइन वेव फ्लो की है, क्या की है, ये साइन वेव फ्लो की है। जब इस कुंडली में मैंने ये साइन वेव को फ्लो किया, यहाँ पे मैंने सप्लाई कौन सी दी थी, इसको एसी दी, क्या दी थी, एसी। ये साइन वेव इसके अंदर मैंने फ्लो कर दी है। बात समझ में आई सभी। आपकी क्या हो रही है, कोर चुंबकित होती जा रही है, इस प्रकार से कोर आपकी क्या हो रही है, चुंबकित हो रही है इस डायरेक्शन में से। बात समझ में आ गई। आपका जब चुंबकीय अंदर मैक्सिमम हो जाएगा तो ये क्या होगी, यहां तक चुंबकित होगी। फिर धारा का मान वापस क्या होगा, प्लस में कम होना शुरू हो गया। आपके पास क्या होगा, ये कुंडली क्या हो रही है कि धारा का मान कम हो रहा है, तो फ्लक्स का मान भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो फ्लक्स का मान वापस पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या हुआ, कम हुआ। परंतु यहां पे आने के बाद यहां से लेके यानी जीरो बिंदु मान लो इसका कोई भी बिंदु आप ये ले लो, मान लिया यहां से लेके यहां तक, इसका ये चुंबकीय क्या होता है, धारा का मान यहाँ पे आपकी जीरो हो गया। बिल्कुल यहाँ पे धारा क्या हो गया, आपकी जीरो होगी। धारा का मान जीरो होने पे चुंबकीय पक्ष का मान जीरो का नहीं हुआ। क्यों, अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण इसका मान क्या होता, थोड़ा बहुत बच जाता है। ये बच गया, अब बच गया तो क्या करें, इसको खत्म तो करना पड़ेगा। आपने क्या किया, विपरीत डायरेक्शन में बल लगाया, विपरीत डायरेक्शन में आप चेंज होगा, पहले पॉजिटिव में था, क्या हुआ नेगेटिव में। अब क्या करेगा, यहाँ पे क्या चुंबकित होगी कुंडली, नहीं, पहले ये क्या करेगा, इसको खत्म करेगा। यहां पे जाके इसका मान क्या होगा जी, जीरो होगा। अब यहां से लेके यहां तक जो आपने बल लगाया उसके कारण से आपका लॉस ही हो रहा है, कोई मैग्नेट तो नहीं बढ़ रहा, लॉस हो रहा है। और वो लॉस ही क्या आपका हिस्टैरिसीस है। अब पुनः इसके बाद क्या होगा, फिर ये चुंबकित होगी ऐसे, फिर वापस क्या होगी, इसी डायरेक्शन में बीच चुंबकित होगी। और फिर आपको बल लगाकर वापस क्या करना पड़ेगा, इसको बीच चुंबकित करना पड़ेगा, और फिर वापस क्या होगी, चुंबकित। तो ये इसका वक्र बनता है, उसको बोलते हैं अपने बीएच वक्र। क्या बनता है, बीएच वक्र। तो वही बात है, कुंडली को पहले आपने चुंबकित किया, तो आपकी जो कोर है वो पहले आपकी क्या हो रही है, चुंबकित हो रही है। उसके बाद वो क्या हो रही है, विचुंबकित हो रही है। उसके कारण जो आपका पावर लॉस कहलाता है वही आपका क्या है, हिस्टैरिसीस है। क्या है, हिस्टैरिसीस। समझ में आ गई बात। अब देखो ये जो हिस्टैरिसीस क्षति है ना, ये किस बात पे डिपेंड करती है, इसको कम कैसे कर सकते, लॉस तो हो गया, होना है तो हो गया। अब ये पहली बात है किस बात पे डिपेंड करती है, तो हिस्टैरिसीस बराबर होता है, इसको डब्ल्यूएच से साइन करते हैं। और इसको क्या लिखा जाता है, इसको लिखते हैं मीटा। कैसे लिखा हो सकता है, मीटा की जगह एक बार इसकी जगह क्या लिखते हैं अपने, एन को भी साइन रखते हैं। एक ही बात है, बी मैक्सिमम की पावर 1.6 और क्या होता है, एफ इंटू बी। समझ में आ गई मेरी बात। तो ये होता है, और ये किसमें आती है, ये आती है वाट में, किसमें आती है,
वाटर। अब देखो आप नॉर्मल बात है, यहाँ पे बी को कम नहीं कर सकते आप, बी प्लस घनत्व आप कम करोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के मान में क्या आएगी, कमी आएगी। फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर कम ज्यादा कर नहीं सकता, इसका तो आयतन उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते हो। तो आपका ये जो नीटा है ना, नीटा इसको बोलते हैं स्टेसिस नियतांक। क्या बोलते हैं इसको, कहा जाता है स्टेसिस नियतांक। और किसी भी चीज का जो नियतांक होता है ना, वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। अधिकतम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। आपको स्टेसिस नियतांक का मान कम से कम करना है, तो स्टेसिस नियतांक का मान यहाँ पे क्या दिया जाता है, बहुत कम दिया जाता है। 1 लेस देन होता है, यानी इतना मान होता है 0.002 0.001, इतना बहुत कम होता है। तो आप ऐसा पदार्थ यहाँ पे यूज करो, किसके अंदर, कोर में। आप कोर में ऐसा पदार्थ यूज करें, इसमें यूज करें कोर में ऐसा पदार्थ, आप एक ऐसा पदार्थ यहां पे यूज करोगे जिसका क्या हो, स्टेशन नियतांक बिल्कुल क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। ये बिल्कुल क्या हो आपके पास, कम। ऐसा पदार्थ आप यूज करोगे। इसके लिए अपने क्या करेंगे कि एक आप ऐसा पदार्थ यूज करें इसका स्टेशन नियतांक क्या होता है, बिल्कुल लो होता है। तो यहाँ पे जो आप कोर बनाते हो, वो कोर किस पदार्थ की बनाई जाती है, आप कोर बनाते हो, बनाते हो सिलिकॉन। किसकी बनाते हो जी, सिलिकॉन प्लस स्टील। लगभग आपका 1 से 4%, 1 से 4%, नॉर्मली लगभग 3%, बाकी लगभग 97% के लगभग आपका क्या होता है, स्टील होता है। तो यहाँ पे जो सिलिकॉन मिलाया जाता है, सिलिकॉन मिलाने का रीजन ये होता है कि स्टेशन नियतांक सिलिकॉन का बिल्कुल क्या होता है, लो होता है। उसके कारण से आपकी स्टेसिसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बात समझ में आ गई यहाँ। तो सिलिकॉन को मैं यूज करता हूँ, तो सिलिकॉन का स्टेशन नियतांक कम होने के कारण यहाँ पे क्या किया जाता है, इसको यूज किया जाता है। समझ में आ गई। इसके बाद देखो आप ऐसा पदार्थ यूज किया है, उस पदार्थ में पहली बात उसका स्टेशन नियतांक लो था। आप और ऐसे पदार्थ की बना रहे हो, उसमें कुछ बातें और भी डिपेंड करेगी। क्या क्या बातें डिपेंड करती है वो देखो थोड़ी सी, उसे करके आप से पहली बात आपके पास क्या होता है, नियतांक लो होना चाहिए। पहली बात मैंने क्या बोला, इसका तो ये स्टेशन नियतांक है, इसका मान क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए, या क्या होना चाहिए जी, निम्नतम होना चाहिए। 2 नंबर में बात करता हूं, इसको अगर आपको कम करना है तो 2 नंबर इसमें बात आती है दानशीलता। क्या आती है, दानशीलता। ये कुछ होनी चाहिए, निम्न होनी चाहिए, कोर की निम्न होनी चाहिए। अगर इसकी कुछ दानशीलता होगी तो ये ज्यादा मैग्नेट बना लेगा, उसके कारण से आपको क्या स्टेसिसिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसकी दानशीलता भी क्या होनी चाहिए, कोर की, कोर के निम्न गुण होने चाहिए। यानी कोर में क्या होना चाहिए, पहले इसका स्टेसिस नियतांक निम्न होना चाहिए। दूसरी बात इसकी 3 नंबर मैंने बात की, इसका जो बीएच वक्र बनता है स्टेसिसिटी का, बीएच वक्र वो क्या बनना चाहिए, पतला बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, पतला। अगर बीएच वक्र थोड़ा बढ़ रहा है तो आपकी स्थिति क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। बीएच वक्र अगर आपका पतला बढ़ रहा है तो आपकी स्थिति क्या होती है, कम होनी चाहिए। 4 नंबर में बात करूं, इसमें जो म्यू है, म्यू का मतलब होता है चुंबकशीलता। क्या होती है जी, चुंबकशीलता। इसका मान भी क्या होना चाहिए जी, निम्न होना चाहिए। अगर चुंबकशीलता ज्यादा है तो उसकी दानशीलता भी क्या होगी, सॉरी चुंबकशीलता का मान क्या होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। और 4 उसके बाद 5 नंबर बात होती है, जो आप पदार्थ यूज कर रहे हो, आप यहाँ पे जो पदार्थ यूज किया वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल क्या होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। सॉफ्ट का मतलब क्या होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए। पदार्थ कैसे होना चाहिए, आपका सॉफ्ट होना चाहिए। और निग्रहिता ये क्या होना चाहिए, ये भी निम्न होनी चाहिए। आपके ये पदार्थ में गुण पाए जाते हैं। आपको पूछ सकता है कि आप ट्रांसफॉर्मर की कोर बनाते हैं, निम्न में से कौन सा गुण सही है। तो ये बातें आपको नॉर्मल ध्यान रखने के लिए बातें इसके अंदर पाई जाती है। ट्रांसफॉर्मर की कोर उस पदार्थ की मैं यूज करूं, ठीक है। इसके बाद तो ये तो बात मैंने किसकी, स्टेशंस की बात। उसके बाद हम भंवर धारा की 2 नंबर बात पढ़ेंगे कि भंवर धारा किसके कारण से होती है, क्या रीजन होता है, किन किन बातों पे ये डिपेंड करता है।
तो 2 नंबर बात किसकी की थी आपने, भंवर ताराक्षण की। इसको किससे लिखा जाता है, डब्ल्यू ई इसको एडिडेंसिटी भी कहते हैं, एक ही बात है। ये भी एक वेलोसिटी का भाग है, ठीक है। ये क्यों होती है, तो एक सिंपल सी बात मैं अगर करूं, मेरे पास एक ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर की कोर है, ठीक है। यहां पे मैंने वाइंडिंग को लपेट दिया, ऐसे मान लीजिए इस प्रकार से आपने वाइंडिंग को लपेट दिया और इसको सप्लाई के साथ जोड़ दिया ऐसे, और यहां पे आपने सेकेंडरी वाइंडिंग को लपेट दिया ऐसे, ठीक है। अब देखो यहां पे जैसे मैंने आई नोट को फ्लो किया तो क्या होगा, माइक्रोफैराडे के नियम से प्राइमरी वाइंडिंग में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग में भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा होगा। क्यों होगा, किसके कारण से होगा, E इक्वल टू क्या होगा, इस वाइंडिंग में E इक्वल टू क्या होगा, E इक्वल टू L डी फाई बटा dt जब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हो जाता है, पैदा हो जाता है। अगर आप N1 लोगे तो N1 में पैदा हुआ, N2 लोगे तो N2 में पैदा हुआ। उसी कारण से क्या हुआ, ये जो कोर का पदार्थ है ये भी क्या है, ये भी एक क्या है, चालक। ये सिलिकॉन कम चालक ध्रुव है, तो चालक ध्रुव है, तो उसके कारण से माइक्रोफैराडे का यहाँ पे भी नियम लागू होता है, कोर में भी क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा हो जाता है, और उस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कारण कोर के अंदर क्या होती है, धारा फ्लो होती है, उसको क्या बोलते हैं बड़े, भंवर धारा बोलते हैं। यानी भंवरे के समान वो धारा इस कोर के अंदर घूमती है, जिसके कारण से कोर में क्या पैदा हो जाती है, हीट पैदा होती है। क्या पैदा होती है, हीट को पैदा करने के लिए अपने को जूल का नियम ये कहता है कि आई यूनिट क्या चाहिए, आपको आरटी चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पे क्या होती है, कोर गर्म होती है, गर्म होने पे मेरे को पता है किसका लॉस होगा, पावर लॉस होगा, और जो पावर लॉस होगा वही आपका यहाँ पे क्या है, एडगन क्षति है या भंवर द्वारा क्षति होती है। अब देखो भंवर द्वारा क्षति किस बात पे डिपेंड करती है, W इक्वल टू होता है B मैक्सिमम की स्क्वायर F स्क्वायर और क्या होता है T स्क्वायर। B मैक्सिमम प्लस घनत्व है फ्रीक्वेंसी की पत्तियों की मोटाई है। आप क्या करें, ये जो पत्तियों की मोटाई है ना, क्या है पत्तियों की मोटाई, किसमें आती है जी, mm किसमें आती है, और पत्तियों का नॉर्मल साइज 0.35 से 0. क्या रखते हो जी, 5 रखते हो। तो पत्तियों को बारीक बारीक काट कर, पत्तियों को स्टेपलिंग करके या पत्तियों को पटलित करके, क्या करके, पटलित करके, या क्या लिख सकते हो, लेमिनेटेड करके कोर का निर्माण किया जाता है। इसके कारण धारा के रास्ते बहुत ज्यादा घट जाते हैं, उसके कारण से आपकी स्थिति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो वही बात है, भंवर द्वारा स्थिति कम करने के लिए क्या करते हैं, कोर को पतली करके बनाते हैं या लेमिनेट करके बनाते हैं। पत्तियों को बारीक बारीक काटने का रीजन यही होता है कि आपकी भंवर द्वारा स्थिति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसके बाद देखो आपने सिलिकॉन क्यों मिलाया, इसके लिए मिलाया, बारीक बारीक काट के क्यों बनाया, भंवर द्वारा स्थिति को कम करने के लिए। अगर आप पत्तियों की मोटाई को आधा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, चौथाई हो जाएगी, इसके वर्ग के समानुपाती सभी ये चीजें ध्यान रख लेना। और ये जो संबंध है वो इसके समानुपाती है, इसमें थोड़ा ध्यान रखना। ये फ्रीक्वेंसी के विलोमानुपाती है सीधा, समानुपाती सीधा, और ये फ्रीक्वेंसी के वर्ग के समानुपाती सीधा। उस सबका आपको एडगर्सिटी फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे संबंध रखती है, और भंवर द्वारा स्थिति और स्थिर स्थिति आपके साथ कैसे संबंध रखती है, दोनों का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये था लोहस्ती के प्रकार। अब मेरे को पता है इसका जो आयरन लॉस होता है, टोटल आयरन लॉस जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो मैं लिख सकता हूं जो WI होता है आपके वो किसके बराबर है, तो वो WH प्लस क्या है, WC का योग है। इस अवस्था में कॉपर लॉस को क्या माना जाता है, इस समय कॉपर लॉस यानी WC को क्या मान के चलते हैं, नगण्य होता तो है, परंतु अपन क्या मान के चलते हैं, इसको नगण्य या नए के बराबर माना जाता है, ठीक है। तो ये था आपका भंवर द्वारा स्थिति। इसके बाद पढ़ेंगे कॉपर लॉस, वो देखेंगे। तो ये तो था भाई आपका आयरन लॉस, किसकी बात की, आयरन लॉस, समझ में आ गई सभी के। अब देखो आयरन लॉस को ज्ञात करने के लिए फ्रिक्शन किया जाता है, क्या किया जाता है, फ्रिक्शन किया जाता है। वो कौन सा करते हैं वो लिखेंगे, टॉपिक डाल के लिखो, खुला फ्रिक्शन,
कौन सा करते हैं जी? खुला परिपथ परीक्षण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी? कहते हैं ओपन सर्किट टेस्ट। समझ में आ गई बात? पहली बात आपको यहां पे बात को नोट करना, दिमाग में ध्यान रखना है। ओपन सर्किट टेस्ट किस लॉस को ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है लोअर क्षति को ज्ञात करने के लिए। किस क्षति को ज्ञात करने के लिए? लोअर क्षति। यानी आयरन लॉस को ज्ञात करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए ओपन सर्किट टेस्ट किया जाता है। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन रखना, उसके ऊपर लोड को नहीं डालना। किसको नहीं डालना? लोड को नहीं डालना। ये चीज का ध्यान लेना। अब देखो कि मेरे पास मैं ओपन सर्किट टेस्ट कर रहा हूं, तो मेरे पास एक कोई भी एक ट्रांसफार्मर है, जैसे मेरे पास ये ट्रांसफार्मर है। अब आपके पास जो ट्रांसफार्मर है ना, वो या तो कौन सा होगा? स्टेप अप का होगा, या कौन सा होगा? स्टेप डाउन होगा। आपको एक बात यहां पे नोट करनी है कि मेरे को जो यहां पे ट्रांसफार्मर यूज करना है लोअर की ज्ञात करने के लिए, वो कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करूंगा? ऊंचाई ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है या ऊंचाई का यूज किया जाता है? वो बताओ। आपको पहला प्रश्न यहां पे ये पूछ सकता है कि ट्रांसफार्मर में खुला परिपथ परीक्षण किस लिए करते हैं? तो आप बोलोगे लोअर की ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इस समय ट्रांसफार्मर को किस अवस्था में यूज करते हैं? कौन सा ट्रांसफार्मर काम आता है? स्टेप अप आता है या स्टेप डाउन आता है? बताओ। तो यहां पे जो ट्रांसफार्मर काम आता है ना, वो आता है स्टेप अप। कि चाहे ट्रांसफार्मर आपका किसी भी कंडीशन में, आप ट्रांसफार्मर को कैसे यूज करोगे? स्टेप अप के रूप में यूज करोगे। किस अवस्था में? स्टेप अप के अंदर। यानी क्या करना है जी? आपकी ये प्राइमरी वाइंडिंग है। कौन सी वाइंडिंग है? प्राइमरी। यानी आपको प्राइमरी वाइंडिंग है, तो आपको उसको स्टेप अप में यूज करना है। तो उसकी जो एलवी साइड है, ये इसकी एलवी साइड है। कौन सी साइड है? एलवी। उसको किसके साथ जोड़ोगे? सप्लाई के साथ। तभी तो वो क्या होगा? स्टेप अप होगा ना। समझ में तो आएगा बात। और यहां पे कौन सी वाइंडिंग डाल दोगे आप? एचवी, हाई वोल्टेज साइड। ये इसकी हाई वोल्टेज साइड है, जहां पे टर्मिनल की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। इसको आप बोल सकते हो एसपी साइड भी कह सकते हो। एसपी, इसको क्या करना पड़ेगा? यहां पे ओपन रखना है, कोई भी लोड नहीं डालना। समझ कि पहले तो ट्रांसफार्मर कौन सा यूज करूंगा? स्टेप अप यूज करूंगा। सप्लाई किसके ऊपर होगी? तो आपकी जो सप्लाई होगी वो तो होगी एचवी साइड, हाई वोल्टेज साइड होगी। और आपका जो ओपन रखा जाएगा, ओपन किस साइड को रखा जाएगा? तो रखोगे आप एलवी साइड को। सॉरी, सप्लाई किस साइड होगी? एलवी साइड होगी। और आपका जो ओपन साइड को रखा जाएगा, एचवी साइड को रखा जाएगा। इसमें एसटी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या लिख सकता है? वो एसटी लिख सकता है। एक ही बात, हाई टेंशन लिख सकता है। इसको क्या लिख सकता है? एलटीबी लिख सकता है। समझ में आ गई मेरी बात? ये कार्ड में मैं बता देता हूं आपको। यहां पे आपकी धारा फ्लो होगी आई नोड। क्या फ्लो होगी? आई नोड। समझ में आ गई मेरी बात? अब आई नोड फ्लो हो रही है, वो क्या काम कर रही है? मैंने बोला अभी बात ये थी, आई नोड फ्लो हो रही है, उसका क्या काम है? यहाँ पे बता मेरे को। यहाँ पे जो आई नोड फ्लो हो रही है, उसका क्या कार्य है? वो बता। नहीं पता? तेरे को कुछ नहीं पता क्या? क्यों? तो बता भाई। ये क्या करेंगे? यहाँ पे जो आयरन फ्लो होगा वो क्या करेगी? कोर को क्या करेगी? चुंबकित करेगी। वाइंडिंग को नहीं, कोर को चुंबकित करेगी। और कॉपर आयरन लॉस की क्या करेगी? पूर्ति करेगी। तो इस अवस्था में मेरे को कॉपर लॉस क्या मानना है? कॉपर लॉस को क्या मानना है? नगण्य। और कॉपर लॉस नगण्य तभी होगा जब क्या होगा?
ये तभी हो सकता है जब क्या हो, आपकी जो एलवी साइड का रेजिस्टेंस है या प्रतिरोध है, एलवी प्रतिरोध क्या होना चाहिए, न के बराबर या क्या माना जाता है, नगण्य माना जाता है। तभी तो आप इसको एलवी को यूज करके टर्नों की संख्या कम है, आप रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, कम होगा। तो इसका आपने नवीनीकरण करने के लिए मैं एलवी साइड को क्या करता हूं, सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है। बात समझ में आ गई सभी। अब यहाँ पे I0 फ्लो होगा और I0 का जो मान होगा ना यहाँ पे वो होता है पूर्ण लोड का 2 से 5%। कितना होता है, 2 से 5%। वो क्या करेगी, आयरन लॉस का पूर्ण भार आयरन लॉस की पूर्ति करेगी और कोर को क्या कर देगी, मैग्नेटाइजिंग कर देती है, कोर को क्या करती है, चुंबकित कर देती है। इसके बाद देखो आपने ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस को नगण्य माना है, एलवी का रेजिस्टेंस भी आपने क्या माना है, नगण्य माना है। इसका मतलब कॉपर लॉस अपने को यहाँ पे क्या माना है, इस कंडीशन में शून्य मान के चलना है कि कॉपर लॉस का मान यहाँ पे क्या होगा जी, न के बराबर होगा। समझ में आ गई बात। इसके बाद मेरे को यहाँ पे कोई ना कोई चीज लगानी पड़ेगी, तो पावर को मापते हैं। पावर को मापने के लिए किसको लगाएंगे आप, यहाँ इस साइड पे किसको लगाएंगे पावर को मापने के लिए, आपको लगाना पड़ेगा एनर्जी मीटर या वाट मीटर बोल दो। किसको लगाएंगे जी, एक वाट मीटर को लगाएंगे। तो वाट मीटर में 2 कॉइल होते हैं, तो सीसी होती है, ये कौन सी होती है जी, पीसी होती है। ये आपने यहाँ पे क्या लगा दिया जी, एक वाट मीटर को लगा दिया। ये लो, एक तो आपकी कौन सी है जी, सीसी है, एक कौन सी आपकी पीसी है। इसके साथ यहाँ पे क्या लगा लो आप, एक एम्पीमीटर को भी लगा दो, ठीक है। और उसके साथ एक क्या लगा लो जी, आप वोल्टमीटर को भी लगा सकते हैं। अब देखो एलवी साइड को उसकी रेटेड वोल्टेज के साथ ही जोड़ना है। एलवी आपको क्या करना है, ट्रांसफार्मर की एलवी साइड को उसकी मानक वोल्टेज के साथ ही जोड़ना, जो उसकी रेटेड वोल्टेज है उसके साथ ही जोड़ना है, मानक वोल्टेज। समझ में आएगी नहीं बात, के साथ जोड़ना है। कम वोल्टेज नहीं देनी आपको, जितनी वोल्टेज उसकी है उतनी आपको उसको देनी है। जैसे मैं सिंपल बात करूं, आपके पास कोई ट्रांसफार्मर है, जैसे 1000/250 वोल्ट का है, 1000/250 वोल्टेज का है, कोई बताएगा मेरे को परसेंट का औसत। अगर ट्रांसफार्मर अपने आयरन लॉस को ज्ञात करिए, आप आयरन लॉस को ज्ञात कर रहे हो, उसकी सप्लाई वोल्टेज का मान कितना होगा। आपके पास ट्रांसफार्मर को 1000/250 वोल्ट का है और उससे आपको आयरन लॉस को ज्ञात करना है, उसकी सप्लाई वोल्टेज का मान कितना होगा। नहीं पता, नहीं पता क्यों, अरे मैंने भी तो लिख रखा है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है। ट्रांसफार्मर को स्टेप अप के रूप में यूज करेंगे, कॉपर को नगण्य मान के यहाँ पे मैं लिखा है सप्लाई एलवी साइड दी जाएगी, एलवी वोल्टेज का मान कितना है 250, और इतने लाइन में यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि उसकी रेटेड वोल्टेज के साथ इसको जोड़ा जाएगा, कि उसकी रेटेड वोल्टेज है क्या, एलवी की रेटेड वोल्टेज क्या है। तो यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज कितनी होगी, 250 वोल्ट ही होगी। क्यों नहीं समझ में आ रहा, दिमाग कहां पे लगा रहे हो आप। उसको 250 वोल्टेज के साथ जोड़ोगे, उसकी रेटेड वोल्टेज है 250 वोल्ट, एलवी साइड की रेटेड वोल्टेज के साथ उसको जोड़ोगे। लिख दिया है ट्रांसफार्मर की एलवी साइड को उसकी मानक वोल्टेज के साथ जोड़ा जाता है। फिर क्या बात दिमाग में नहीं है, या तो मुल्क बढ़ रहे या मुल्क मेरे को बढ़ा रहे। ये चीज तो सिर्फ लिखी है, मैंने नॉर्मल लिख दिया कि 1000/250 से, तो आपको पता है एलवी की वोल्टेज कितनी है, लो वोल्टेज तो दिखाई 250 कम होगा कि, वो तो ध्यान दो दिमाग में नहीं पता। तो हाई वोल्टेज का मान कितना है, 1000 ज्यादा होती है, एलवी के साथ में नहीं आती, जोड़ दिया। एलवी को क्या रखना है मेरे को, ऊपर की साइड जोड़ देंगे, जो 1000 वोल्ट वाली साइड है उसको क्या रखेंगे, अपने ऊपर रखेंगे, और जो आप 250 वोल्ट को सप्लाई के साथ आप जोड़ दोगे, उस अवस्था में आपकी धारा फ्लो आई नोड, क्या फ्लो होगी आई। अब ये तो धारा फ्लो होगी, ये क्या करेगी, कोर को मैग्नेटाइजिंग करती है और आयरन लॉस की क्या कर देती है, पूर्ति। कोर को मैग्नेटाइज करना मतलब कोर को चुंबकित करना, और आयरन लॉस को क्या करती है, पूर्ति करती है। और जो यहां से पावर आ रही है वो अपना यहाँ पे गुण माप रहा है, वाटमीटर माप रहा है, वाटमीटर लगा हुआ, क्या लगा हुआ है, वाटमीटर। और वाटमीटर यहाँ पे क्या मापेगा, पावर। और ये जो पावर मापता है ना, वो पावर कौन सी आपका क्या है, तो ये है जी आयरन लॉस होता है। क्या होता है, आयरन लॉस।
समझ में आ गई मेरी बात? अब मैंने एक बात आपको बताई कि ट्रांसफार्मर को चाहे तो आप शून्य लोड करो और चाहे क्या कर दो आप फुल लोड करो, ट्रांसफार्मर का आयरन लॉस चेंज नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर का जो आयरन लॉस डिपेंड करता है ना, वो दो बातों पे डिपेंड करता है। यानी आयरन लॉस के आपके दो पार्ट है। कौन कौन से पार्ट है? एक तो आपका कौन सा पार्ट है? तो आपका पार्ट है यहाँ पे WH, और एक पार्ट इसका कौन सा है? WE। इसके बराबर आपका क्या है? नीटा B मैक्सिमम की पावर 1.6 F और V। एक आपका क्या है? B मैक्सिमम की स्क्वायर है, F स्क्वायर है, और क्या है जी? P स्क्वायर है, और दोनों का योग है ना, तो क्या आपका आयरन लॉस है। अब देखो आयरन लॉस शून्य लोड से फुल लोड तक नहीं बदलता है। क्यों नहीं बदलता है? तो पहली बात है, मैंने यहाँ पे बोला आपका फ्लक्स चेंज नहीं होगा, और मैंने आपको करवाया है कि ट्रांसफार्मर का शून्य लोड से फुल लोड तक में फ्लक्स के मान में कभी भी चेंजिंग नहीं आती। यहाँ जो लोड बढ़ाओगे तो एक बार वो धारा बढ़ेगी, फ्लक्स बढ़ेगा, परंतु यहाँ से वो धारा बढ़ेगी, वो उसको वापस क्या करेगी? विद्युत करेगी, और वापस उसी कंडीशन का फ्लक्स आपको मिलता है। ट्रांसफार्मर का शून्य लोड से फुल लोड तक फ्लक्स न बदलने के कारण आप लिख सकते हो कि आपको पता है ये नहीं चेंज हो सकता, फ्रीक्वेंसी बदलता नहीं है, क्या आयतन चेंज हो सकता है? नहीं चेंज हो सकता, बी मैक्सिमम चेंजिंग में आ सकता था, फ्रीक्वेंसी नहीं बदल सकती, पत्तियों की मोटाई नहीं बदल सकती। एक बार आपने जो ट्रांसफार्मर बना दिया ना, बनाने के बाद क्या उसका हिस्से में तार चेंज कर सकते हो? कर सकते हो क्या? इसको बदल सकते हो क्या? बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर मेरे को इसको बदलना है तो बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफार्मर का स्टेशनरी अनुपात बदलना है तो बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये बताओ मेरे को। नहीं पता आपको? बता। अरे जो पदार्थ है ना, मात्रा मिलाने का कोई मतलब नहीं है। आप जो पदार्थ यूज कर रहे हो कोर का, उसको बदलना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, सिलिकॉन मिलाने के लिए कम कर रहे हो उसको, कोर का पदार्थ बदल से ट्रांसफार्मर बढ़ गया, सप्लाई पे चालू है, शून्य लोड पे आपकी वो सिलिकॉन स्टील की बड़ी है, कुछ समय के बाद वो थोड़ी चेंज हो जाएगी, चेंज नहीं हो सकती, तो ये तो फिक्स हो गया। फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर चेंज करता है? नहीं करता, जो आती है वही चेंज करता है। ट्रांसफार्मर दो चीजों को चेंज नहीं करता, पावर फ्रीक्वेंसी चेंज किसको करता है? वोल्टेज और धारा का। और क्या इसका आयतन चेंज कर सकते हो कोर का? नहीं बदल सकते, तो क्या चेंज हो सकता था? बी बदल सकता। देखो एक बात, यहाँ पे भी बदल सकता है, फ्रीक्वेंसी बदल सकती है? नहीं। पत्तियों को बारीक बारीक काट के बनाया, क्यों बनाया? एडिकेट को कम करने के लिए, तो वो चेंज हो सकता है? नहीं। बी बदल सकता है, क्योंकि बी बराबर क्या होगा? खाई बटा ए। परंतु ये जो फ्लक्स एरिया बदल सकता है क्या? नहीं, फ्लक्स बदल सकता है, पर फ्लक्स बदलता नहीं है। ट्रांसफार्मर का शून्य लोड से फुल लोड तक फ्लक्स न बदलने के कारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं मैं, शून्य लोड से, किस लोड से? शून्य लोड से फुल लोड तक हाई नहीं बदलता। क्या रहता है जी? वो इस स्वरूप बना देता। मैंने इसका रीजन पूरा समझाया पिछली वीडियो में। शून्य लोड में मैंने करवाया कनेक्शन आपको, फुल लोड भी करवाया, एक सुपर ट्रांसफार्मर का भी कराया, आदर्श ट्रांसफार्मर का करवाया कि नहीं करवाया, और उसका ट्रांसफार्मर का मैंने दोनों का बताया कि इसका फ्लक्स कभी नहीं बदलता, और फ्लक्स न बदलने के कारण आपका आयरन लॉस भी नहीं चेंज होता। तो वही बात आपको ध्यान रखना है कि आयरन लॉस किसके लिए ज्ञात करते हैं, कौन सी वाइंडिंग को सप्लाई के साथ बदलता है, ट्रांसफार्मर किस प्रकार से यूज करना आपको, एलवी पे सप्लाई करनी है, एलवी की कौन सी वोल्टेज है, उसकी रेटेड वोल्टेज के साथ में जोड़ना है, उससे कम नहीं देनी है, ज्यादा देनी है। दूसरी बात, इस फ्रिक्शन के लिए अपने एलवी पे सप्लाई क्यों देते हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया है। इसका पहली बात, इसका रेजिस्टेंस नगण्य होता है, तो वो पुरुष नगण्य के बराबर मान लिया जाता है। दूसरी बात, आपके पास एक ट्रांसफार्मर है 11 kV ओब्लिक 230 वोल्ट का, सिंपल बात आप यूज करते हो, क्योंकि विद्युत क्षेत्र में ट्रांसफार्मर ज्यादा काम आता है, इसका परीक्षण करना आपको मान लिया, तो 11,000 वोल्ट पे रिस्क ज्यादा है। पहली बात क्या है, आप परीक्षण करें और रिस्क ज्यादा 11,000 की, पहली बात घर पे सप्लाई नहीं आती, आपको नॉर्मल सप्लाई मिल नहीं सकती, 11,000 मिलेगी तो उस पर रिस्क ज्यादा, करेक्शन करना आपका मुश्किल है। दूसरी बात, 11,000 पे हाई वोल्टेज के वोल्टमीटर चाहिए, हाई वोल्टेज का एम्पीमीटर चाहिए, नॉर्मल वोल्टमीटर आपको मिल जाएंगे, 400 वोल्टेज का मिल जाएगा, वो 11,000 को नहीं माप सकता। आपका नॉर्मल एम्पीमीटर मिल जाएगा, नॉर्मल वाटमीटर मिल जाएगा, तो आपको निम्न वोल्टेज के साथ जोड़ना है, क्योंकि ये जो जांच की जो विधि है ना, ये आसान पड़ती है। दूसरी बात, जो
आपको सुविधाएं ज्यादा मिल सकती है, सभी मापी इस रेंज में उपलब्ध है आपके पास, क्योंकि वोल्टमीटर मिल जाएगा, वाटमीटर भी मिल जाएगा, एमीटर भी मिल जाएगा। दूसरी बात रिस्क भी क्या रहेगी, कम रहेगी। तो बड़े ज्यादा हमें रिस्क देनी है, एलईडी देनी है, ऊपर किसको रखना है, एचडी को रखना है। बात समझ में आ गई। तो ट्रांसफार्मर का सिंगल लोड से फुल लोड तक कॉपर लॉस क्यों नहीं बदलता, तो आप ये बात बोल सकते हो, इसका फ्लक्स नहीं बदलता। और तो बातें वैसे भी चेंज नहीं हो सकती, इसका फ्लक्स नहीं बदलेगा, ये भी क्या होता है, स्थिर है, तो आपका आयतन फिर क्या रहता है, स्थिर रहता है। बात समझ में आ गई, ठीक है, लिखो इसको, ये नोट कर लो पहले। देखो तापमान स्थिति निकाल कर थोड़ा सा लिख लो पहले। ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग प्रतिरोध के कारण जो क्षति होती है उसे तापमान स्थिति कहा जाता है। जो आई स्क्वायर इंटू आर पर निर्भर करती है, आई स्क्वायर इंटू आर, आई स्क्वायर इंटू आर का मतलब होता है धारा के वर्ग के समानुपाती है। क्या है, धारा के वर्ग के समानुपाती है, आई स्क्वायर इंटू आर पे ये क्या करती है, डिपेंड करती है। अब देखो आपको कॉपर लॉस निकालना, पहली बात ये जो कॉपर लॉस है या तापमान स्थिति जो आपकी है वो सीधा पूछ सकता आपको, ये किस पे डिपेंड करे, धारा के वर्ग के समानुपाती और रेजिस्टेंस के क्या है, सीधा समानुपाती है। आर का मान अगर पाया जाए तो उसमें क्या पैदा होगी, हीट पैदा होगी, नॉर्मल बात है। और आपको ये पूछ सकता है कोई भी कि ये तापमान स्थिति होती है ना, ये किस में बदलती है, तो बता सकता है मेरे कि तापमान स्थिति किस में रूपांतरित हो जाती है। इस प्रश्न पूछ लिया कि किसी भी चीज में, चाहे वो ध्रुवीय ट्रांसफार्मर है और भी हो सकता है, कोई भी जैसे मोटर है वो भी हो गया, ठीक है, 3 फेज की इंडक्शन मोटर से सिंगल फेज की मोटर है कोई भी, उसमें जो तापमान स्थिति होती है वो किस में रूपांतरण हो जाती है, किसमें पैदा हो जाती है, तो ये हीट में हो जाती है उस मान। इसके कारण से आइसोलेट आरटी के कारण क्या पैदा होगी, हीट ही पैदा होती है। और ये किसमें बदल जाती है, तो हीट में बदल जाती है। यानी ये जो लॉस होगा ये भी क्या पैदा करेगा, हीट को ही पैदा करता है, ये नुकसान पैदा करता है। यानी किसी प्रकार का लॉस है, आप देख लो, चाहे आपने आयरन लॉस को नोट किया, वो भी हीट पैदा करता है। और ये जो कर रहा है वो भी क्या कर रहा है, हीट को ही पैदा करता है। परंतु जो स्टेशनरी स्थिति है वो चुंबकित और भूचुंबकित के कारण से हो रही है, उसका थोड़ा सा अलग रीजन है। अब देखो कॉपर लॉस को अपने क्या बोलते हैं, अस्थिर स्थिति कहते हैं। क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या है, ये लोड के साथ पहली बात बदलती है। अगर आपका लोड चेंज होगा तो लोड धारा बदलेगी, और लोड धारा बदलेगी तो आपका कॉपर लॉस भी क्या होगा, चेंज होगा। समझ में आती है मेरी बात। और इसको ज्ञात करने के लिए अपने कौन सा परीक्षण किया जाता है, वो करते हैं फुल लोड, इसको माना जाता है फुल लोड लॉस। क्या कहते हैं जी, फुल लोड। समझ में आ गई मेरी बात। अब देखो ये कॉपर लॉस होगा, ये दोनों वाइंडिंगों में होगा, प्राइमरी में भी होता है, सेकेंडरी में होता है। तो मैं इसका मतलब ये लिख सकता हूं कि WC बराबर क्या होगा, क्या होगा, इसके दो पार्ट होंगे, कौन कौन से, एक तो प्राइमरी वाइंडिंग का तापमान स्थिति लिख सकते हो, प्राइमरी तापमान स्थिति, और सेकेंडरी पे लोड जो है इसका मतलब क्या लिखोगे, द्वितीयक तापमान क्षति। समझ में आ गई मेरी बात। जैसे मेरे पास एक ट्रांसफार्मर आपने बना लिया, ये आपके पास मान लीजिए ट्रांसफार्मर है, ये बात, ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है और ये इसकी कौन सी है, सेकेंडरी है। सेकेंडरी पे आपने क्या डाल दिया, लोड को डाल दिया, ठीक है। अब सेकेंडरी को अपने को क्या करना, फुल लोड करना। फुल लोड करने के लिए सेकेंडरी वाइंडिंग को क्या करते हैं, शॉर्ट किया जाता है। और किससे शॉर्ट करते हैं, एम्पीमीटर से। कारण के एम्पीमीटर से शॉर्ट करना उसका भी बताऊंगा आपको। और इसके लिए जो परीक्षण किया जाता है ना, वो कौन सा परीक्षण किया जाता है, एससी टेस्ट करते हैं। कौन सा, सोर्स भी टेस्ट किया जाता है। समझ में आ गई। और सोर्स फिट करने के लिए किसको यूज किया जाता है, एम्पलीट्यूड को सोल्व करने के लिए यूज किया जाता है। मैंने अपने सप्लाई के साथ बोला इसकी प्राइमरी वाइंडिंग मान लिया,
ये इसकी प्राइमरी है और ये इसकी कौन सी है, सेकेंडरी। अब प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्या है, आरपी, इसका रेजिस्टेंस क्या है, आरएस। इसका कॉपर लॉस किसके बराबर होगा, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, प्राइमरी का जो कॉपर लॉस होगा वो क्या होगा, आईपी स्क्वायर इनटू में क्या होगा, आरपी, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो कॉपर लॉस होगा वो किसके बराबर होगा, आईएस स्क्वायर इनटू आरएस। समझ में आ गई बात। अब टोटल कॉपर लॉस आपके पास इन डब्ल्यूसी है वो किसके बराबर हो गया, तो वो आईपी की स्क्वायर इनटू में आरपी प्लस आईएस की स्क्वायर इनटू में आरएस। इन दोनों का क्या है, योग है, इन दोनों के योग के बराबर आपका क्या होता है, टोटल कॉपर लॉस होता है। समझ में आ गई मेरी बात। अब देखो, अब आप बोलोगे कॉपर लॉस लोड के साथ क्यों बदलता है, यानी ये जो एक्स स्थिति है इसका मतलब इसको बोल सकते हो ये तो कॉपर लॉस है तांबर स्थिति भार के साथ बदलती है, भार के साथ बदलती है, तब इसको क्या बोलते हैं जी, ऐसी स्थिति के नाम से जाना जाता है। स्थिर स्थिति नहीं कहते, क्यों, लोड बदलेगा, लोड के साथ क्या चेंज होगी, धारा चेंज होगी, और धारा चेंज होगी तो आपका लॉस भी क्या होगा, बदलेगा। अब देखो आपने यहाँ पे इसका मतलब एम्पीयर लगाया है, लगाया है, तो आपको ट्रांसफार्मर किस प्रकार से यूज करना है, यहाँ पे तो ट्रांसफार्मर अपने को जब यहाँ पे यूज करेंगे ना तो वो किस प्रकार से यूज किया जाता है, तो यहाँ पे आप इस लॉस को ज्ञात करने के लिए किस प्रकार से ट्रांसफार्मर को लगाते हैं, कौन सा ट्रांसफार्मर यहाँ पे काम आएगा, वो बातें यहाँ पे पढ़ेंगे, वो देखना आराम से, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। अब देखो ट्रांसफार्मर जो मैं यहाँ पे यूज करूंगा वो कौन सा यूज करूंगा भाई, आपको ट्रांसफार्मर लेके आना पड़ेगा, कौन सा लेके आऊंगा, स्टेप अप लेके आऊंगा, स्टेप डाउन लेके आऊंगा, तो यहाँ पे तो ट्रांसफार्मर काम आएगा, वो कौन सा काम आएगा, पहले कौन सा यूज किया था, अब कौन सा करेंगे, स्टेप डाउन। ठीक है, आपने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को लेके आए, ले आए, ठीक है जी, ठीक है ट्रांसफार्मर। यहाँ पे ये इंटीग्रिटी से सोल्व कर दिया बिल्कुल जी। ये साइड कौन सी है, बोलो, एलबी, ऊपर बोलो मैं, ये साइड कौन सी है, एचबी। समझ में आ गई मेरी बात। वो लो वोल्टेज है, ये क्या होगी, हाई वोल्टेज। का बहुत सिंपल बात होगी, सप्लाई कहां पे होगी, सप्लाई होगी एचबी पर, एचबी पे सप्लाई होगी ना, और शॉर्ट किसको किया जाएगा, या लोड किस पे होगा, लोड या शॉर्ट लिख सकते हो, इसको किया जाएगा एलबी। अब देखो मेरे पास कोई ट्रांसफार्मर है, कैसा है, 11 केवी ओब्लिक 230 का नाम, ये ट्रांसफार्मर है, इसकी सप्लाई वोल्टेज कितनी होगी, 11,000 होगी या 230 होगी, 11,000 नहीं दे सकते आप। अगर आप इसको 11,000 दोगे तो ट्रांसफार्मर पूरा का पूरा जल सकता है, सेकेंडरी या शॉर्ट आपका। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एचवी साइड की वोल्टेज है ना, आपके पास तो एचवी साइड की वोल्टेज है, एचवी साइड की जो आपके पास वोल्टेज है उसकी 5% वोल्टेज इनपुट में दी जाती है। समझ में आ गई ना बात, 5% ही वोल्टेज दोगे तो एचपी की 5%, क्योंकि सारी की सारी वोल्टेज आपने देखी ना तो ट्रांसफार्मर पूरा का पूरा क्या होगा, फूंक जाता है। तब मैं यहाँ पे क्या लगाता हूं, इस वोल्टेज को यहाँ पे स्टेप डाउन करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, स्टेप डाउन करने के लिए यहाँ पे लगा होता है एक बैरियर, बेरिक बोलते हैं इसको, क्या बोलते हो, बेरिक। बेरिक समझते हो क्या नहीं समझते, यानी ट्रांसफार्मर लगा होता ऑटो का तो स्टेप डाउन करता है वोल्टेज, उसको बोलते हैं बैरियर। ये लगा जो वोल्टेज को क्या करेगा, स्टेप डाउन, इसमें टेपिंग होती है, ऐसी बड़ी हुई इस प्रकार से टेपिंग यूज होती है इस प्रकार से। जैसे यहाँ पे आपके पास कोई भी सप्लाई का सोर्स, आपने फेस को यूज कर रखा है, यहाँ से फेस लगा दिया और यहाँ पे क्या लगा दिया, अभी किस टेपिंग के साथ इसको यूज कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने इसे जोड़ दिया जैसे, तो वोल्टेज को स्टेप डाउन करके जोड़ेगा, यहाँ पे देखा तो वोल्टेज को स्टेप डाउन करूंगा। अब वोल्टेज को किस सेटिंग पे सेट करना है, बेरी का तो टेप से यहाँ पे लगा तो उसको घुमाना है। आपने अभी यहाँ पे इंटरमीडिएट क्यों लगाया मैं बता
देता हूं। यहाँ पे इंटरमीटर लगाने का रीजन ये था कि मैं नोट करूं कि ट्रांसफर की सेकेंडरी वाइंडिंग का फुल लोड करंट कितना है। वहां तक वोल्टेज का मान धीरे धीरे क्या करूंगा, बढ़ाता जाऊंगा, और जहां पे 0 से स्टार्ट करूंगा धीरे धीरे वोल्टेज का मान बढ़ाऊंगा। जैसे मैंने बोला इसका तो फुल लोड करंट है ना, फिक्स होगा कि फुल लोड करंट कितना ले सकता है, तो मान इसका फुल लोड करंट 20 एम्पीयर है, और जैसे मैं वोल्टेज का मान बढ़ाता गया जहां पे जाके इसमें 20 एम्पीयर आ जाएगी, क्योंकि 20 एम्पीयर तो आप 20 एम्पीयर का एम्पीयर नहीं लगाओगे, आप अपने का लगा दो, 30 एम्पीयर का लगा दो। जैसे 20 एम्पीयर आई तो मैं यहाँ पे वोल्टेज को क्या करूंगा, फिक्स करके रोक दूंगा। बाद में यहाँ पे क्या लगाऊंगा, वाटमीटर लगाऊंगा, वो रीडिंग पड़ेगा, वो कौन सा लॉस कहलाएगा, आपका कॉपर लॉस कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा, कॉपर लॉस। और यहाँ पे कोई बात, यहाँ पे क्या लगाना अपने को, क्या लगाना है, वही वाटमीटर लगाना है, क्या लगाना है, क्या लगाना है, एक तो वाटमीटर लगा दो, ये लो, ये वाटमीटर, ठीक है जी। और एक क्या लगा दो, एम्पीयर मीटर, एक क्या लगा दो, वोल्ट, एक यहां पे वोल्ट मीटर लगा देना ऐसे, ये समझ में आ गई बात। अब वोल्टेज का मान आप चेंजिंग करते गए जहां पे जाके इसका लोड लोड करंट हो जाएगा, जहां पे जाके वेरिएंट या कैपेसिटेंस चेंजर को क्या कर दो, रोक दो, और यहाँ पे रीडिंग को पढ़ो। उसके बाद सीसी और पीसी यहाँ पे लगी हुई है, वाटमीटर बटन देगा, उसमें वो लॉस कौन सा कहलाएगा, आपका कॉपर लॉस कहलाएगा। इस अवस्था में आपको कॉपर लॉस को क्या मान के चलना है, सॉरी आयरन लॉस को क्या मान के चलना है, शून्य मान के चलना है, ठीक है। तो ये होता है आपका परीक्षण, कौन सा परीक्षण किया जाता है, सोर्स पे टेस्ट किया जाता है, और सेकेंडरी वाइंडिंग को सोर्स किससे करते हैं, एम्पीयर मीटर से करते हैं। समझ में आ गई बात, ये नोट कर लो।